नेक्स्ट हम बात करते हैं यार 10 जून के करंट अफेयर के माइंड मैप्स की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे डेली करंट अफेयर्स की। सो डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स के अंदर हम यहाँ बात करेंगे वो 10 जून 2026 के यहाँ पे करंट अफेयर माइंड मैप्स की बात करेंगे। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट दी बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, जो कि SB64 2026 के फॉर्म में यहाँ पे हमको देखने को मिला। बात करते हैं बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की। बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, जिसको हम SB64 2026 के तौर पे यहाँ पे हम देख रहे हैं। बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में जो सबसे पहले तो हम बात करते हैं SB64 के बारे में। तो ये है क्या SB64 यार? SB64 सो जून 8 से लेके 18 तक ये एक टेक्निकल वर्किंग सेशन है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज का। ये कब से कब तक हमको देखने को मिलेगा? जून 8 से लेके 18 तक 2026 के अंदर ये हो रहा है। कहाँ पे? जर्मनी के अंदर, बोन जो है वहाँ पे। एंड ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2 और फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज का एक टेक्निकल वर्किंग सेशन है। इसका गोल क्या है? SB64 का पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। पेरिस एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन। एंड जो SB64 है ये किन किन चीज़ों पर फोकस करते हैं ना, की फोकस एरिया ऑफ SB64 की बात करें सो एनर्जी सिक्योरिटी पर फोकस करता है ये, और एनर्जी सिक्योरिटी पर ध्यान देने की बात करता है। अपने को फूड सिस्टम पे ध्यान देना है, मीथेन रिडक्शन पे ध्यान देना है, अर्बन रेजिलियंस पे ध्यान देना है, ये सब हमने बात किया बहुत की फोकस एरियाज यार, जो कि SB64 ने यहाँ पे फोकस करने की बात की है इन सब चीज़ों पे। यहाँ पर हम की हाइलाइट्स की बात करें, जो बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था इसके की हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे फंडिंग डिमांड रखा गया यार। कि पैसा मिलना चाहिए क्लाइमेट चेंज के लिए। सो जो फंडिंग डिमांड है वो रखा गया, जिसमें ट्रिपल पब्लिक एडेप्टेशन फंड बनाने की बात की गई। ट्रिपल पब्लिक एडेप्टेशन फंड बनाने की बात की गई। एंड एक 120 बिलियन डॉलर अ ईयर बाय 2035 देना है क्लाइमेट चेंज के लिए, ये बोला गया यहाँ पे, ये डिमांड रखा गया। जो फॉसिल फ्यूल है
यहाँ पे इसको कम करने की ज़रूरत है इनके यूज़ को, क्योंकि हमको जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का लिमिट है उसको भी पूरा करना है। तो एक तरह से मुश्किल लग रहा है यार। तो एक तरह से क्यों किए गए थे बोन क्लाइमेट चेंज, जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको देखते हुए, उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखते हुए इसको रखा गया था। तो जो ट्रस्ट डेफिसिट जो हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, द ट्रस्ट डेफिसिट की बात करें तो जो COP31 है, जो कि ऑस्ट्रेलिया एंड टर्की में हमारे पास देखने को मिला, वहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एंड जो पैसिफिक आइलैंड नेटवर्क्स उसको शील्ड करने के लिए हम इस सब चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। शील्डिंग पैसिफिक आइलैंड नेटवर्क्स एंड जो ग्लोबल प्रोग्रेस ट्रैकर है, अगर हम उसकी बात करें तो ग्लोबल प्रोग्रेस ट्रैकर के अंदर जो 59 बेलम एडेप्टेशन इंडिकेटर्स हैं वो हमको देखने को मिले यहाँ पे। 59 बेलम एडेप्टेशन इंडिकेटर्स जॉइंट ट्रांजिशन मैकेनिज्म की बात करते हैं। ओके, की हाईलाइट है यार, बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 में हुआ था ना। जो चैलेंजेस हैं दुनिया भर में, ग्लोबल चैलेंजेस रिगार्डिंग दिस अगर हम बात करें तो जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेन हमको देखने को मिल रहा है ईरान वॉर की वजह से, उसका प्रभाव पड़ रहा है यार क्लाइमेट पे। हाई एनर्जी प्राइसेस की बात करें, जो पेट्रोल है उसका दाम हाई हाई हो रहा है। फंडिंग गैप्स हमको देखने को मिल रहे हैं। ओके, इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है यहाँ पे, बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के अंदर, मतलब एक तरह से जो पेरिस एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन को देखते हुए इंडिया का जो यहाँ पे पर्सपेक्टिव है वो क्या है। इंडिया पर्सपेक्टिव की बात करें तो सोलर, हमारे पास जो सोलर सक्सेस स्टोरी है उसकी बात करते हैं यार, जहाँ पे जो टोटल कैपेसिटी जो इंडिया ने यहाँ पे जनरेट कर किया वो अराउंड 1,50,000 वो मेगावाट टोटल कैपेसिटी यहाँ पे सोलर एनर्जी के अंदर इंडिया का है। हम इतना जनरेट कर सकते हैं, इतना मेगावाट ऑफ टोटल कैपेसिटी है हमारे पास। हमारे पास ये 40,000 मेगावाट हमारे पास एनुअल ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है सोलर एनर्जी के अंदर। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हमको यहाँ पे सोलर सेक्टर में देखने को मिल रहा है। एंड जो डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं उसकी अगर हम बात करें तो पहले तो हमको गरीबी को हटाना यार, पॉवर्टी एलिवेशन, क्लाइमेट कर रहे हैं, गरीबी रहेगा तो एक तरह से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है हमारे पास, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज़ नेसेसरी। कॉल फॉर इक्विटी एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यार, कॉल फॉर इक्विटी एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की ज़रूरत होती है। हमने बात की अबाउट व्हाट, जो
बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस था SB64 2026 बोन जर्मनी में हुआ था इस बार। उसकी बात की जो कि हो रहा है यहाँ पे जून 8 से लेकर 18 तक। ये बहुत सारी चीज़ें आने वाले हैं, धीरे धीरे देखना क्लाइमेट से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के। यहाँ पे 10 साल पूरा हो रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे ये न्यूज़ में था, आर्टिकल आया था। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसके अंदर हम बात करें तो सबसे पहले तो जो ओवरव्यू है लॉन्च, उसकी बात करते हैं यार। ओवरव्यू एंड लॉन्च की बात करें तो 2016 में यहाँ पे लॉन्च हुआ था। लॉन्च इन 2016, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये आता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। गोल क्या है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का? यहाँ पे फ्री एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर दे सके। एंटीनेटल मतलब पहले प्रेगनेंसी समय, जो बच्चा पैदा होने से पहले को हम क्या बोलते हैं? एंटीनेटल। सो फ्री एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर देना, ये इसका गोल है। इसका 10 ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसीलिए न्यूज़ में था ये। टू 2026 में 10 ईयर पूरा होता है। आयुष्मान आरोग्य शिविर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य शिविर बनाए जा रहे हैं। नाउ ये जो PMSMA है, दैट इज PMSMA जो है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसके कोर फीचर्स की अगर हम बात करें, कोर PMSMA फीचर्स की बात करें तो ये हर 90वें दिन ऑफ मंथ के ऊपर ये एंटीनेटल केयर डे मनाया जाता है। आप PSC CSC में यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। 9th ऑफ दी मंथ रूल है। कोर पैकेज की बात करें तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट इन अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल किया जाएगा। जो केयर पैकेज है, केयर पैकेज में स्पेशलिस्ट जो कि ऑब्स एंड गायनिकोलॉजिस्ट एंड अल्ट्रासाउंड से यहाँ पे उनका केयर किया जाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम होता है ये ना। मेडिकल कॉलेजेस में तो होता ही है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता ही है, बट पेरिफेरी में भी होता है ये। एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वॉलंटियर्स हमको यहाँ पे देखने को मिले यार। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वॉलंटियर्स की बात करते हैं। एंड जो ये मेन फोकस जो है सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर वुमेन पे फोकस किया जाता है। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, यहाँ पे 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं यार, 3 महीने का 3 ट्राइमेस्टर, 3 6 3 9 महीने का यहाँ पे ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का। तो उसमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर मेन फोकस करता है PMSA में। नाउ यहाँ पे एक रिस्क ट्रैकिंग के लिए कलर स्टिकर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। उसकी अगर हम बात करें, रिस्क ट्रैकिंग के लिए कलर स्टिकर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें ग्रीन जो है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन फॉर नॉर्मल प्रेगनेंसी,
रेड फॉर हाई रिस्क यार, हाई रिस्क मतलब उसमें बच्चे को या फिर माँ को कोई दिक्कत हो सकता है, जिसमें हम हाइपरटेंशन है, जिसको क्लिम्शिया, प्री एक्लिम्शिया है ना, कोई प्रेगनेंसी के रिलेटेड जो बहुत सारे नाम्स होते हैं, लाइक एक्टोपिक प्रेगनेंसीज की बात कर सकते हैं यहाँ पे, जो प्लाजेंटा प्रीविया है, बहुत सारे और भी टेक्निकल टर्म्स हैं, बट ये सब जो है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आते हैं, तो इसको रेड टैग दिया जाता है, रेड स्टिकर दिया जाता है। ब्लू जो है वो हाइपरटेंशन के लिए है, ठीक है। तो मैंने जो हाई रिस्क के अंदर हाइपरटेंशन नहीं होता, हाई रिस्क के अंदर यहाँ पे प्लाजेंटा प्रीविया हो गया, एब्रप्शियो प्लाजेंटा, ये सब चीज़ जो होती है, लाइक क्लिम्शिया जो झटके आते हैं, सो वो सब यहाँ पे रेड के अंदर आते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। हाइपरटेंशन जो है उसको ब्लू स्टिकर दिया जाता है। अदर डिसीजेज लाइक यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म या फिर मलेरिया हो गया तो उसको येलो स्टिकर यहाँ पे दिया जाता है। उनका एक कार्ड बनता है या कार्ड से हमको समझ आता है, ठीक है। अदर डिसीज लाइक किसी को मलेरिया हुआ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या फिर हाइपोथायराइडिज्म हुआ तो ये येलो कार्ड मिलता है, तो ये कलर स्टिकर याद रखना भाई। ना यहाँ पे एक्सटेंडेड पीएमएसए में जो लॉन्च किया गया था 2022 में, उसकी बात करें, ओके, एक्सटेंडेड पीएमएसए में इट इज़ लॉन्च इन 2022। ये एक्सटेंडेड पीएमएसए में जो है वो हाई रिस्क जो है उनके ऊपर डेडिकेटेड फॉलोअप, उनको यहाँ पे जो हाई रिस्क है उनको यहाँ पे बोलता है कि आप आओ यार, तो उनके ऊपर यहाँ पे ये मेन चीज़ पे फोकस करता है। हाई रिस्क जो है उनका फॉलोअप ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसके ऊपर ये डेडिकेटेड है। एंड उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, जो हाई रिस्क वाले अगर आते हैं तो उनको 100 रुपये हर विजिट में मिलेगा, है ना। सो उनको एक तरह से बोलता है कि पैसा मिलेगा, इसलिए भी जाते हैं हमारे देश के लोग। तो आप समझते हो यार, फ्री में अपनी जान को भी कीमत नहीं समझ रहे हैं, बच्चे की जान को भी तो पैसा मिल रहा है, सरकार बोलती है आपको पैसा देंगे, आप आओ, ठीक है। यहाँ पे जो आशा वर्कर हैं, दैट इज़ एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो होते हैं, वो यहाँ पे ये वर्कर्स जो हैं ये इंसेंटिव को ट्रैक करते हैं, है ना, ये लेके आते हैं तो इनको पैसा भी मिलता है। एक तरह से डिजिटल एसएमएस अलर्ट होता है कि यार आप हाई रिस्क वाले हो, आपको यहाँ पे विजिट करना है 9th ऑफ द मंथ यहाँ पे, तो ये एसएमएस अलर्ट भी प्रोवाइड करता है। एक्सटेंडेड पीएसएमए जो है ये, एंड अल्टीन 45 डेज जो है डिलीवरी से 45 दिन पहले तक ये ट्रैक करता है। सो ट्रैकिंग अनटिल 45 डेज, मतलब प्रेगनेंसी के 45 डेज पहले नहीं भाई, डिलीवरी के 45 डेज बाद तक ये ट्रैक करता है। तो ये जो पीएमएसएमए है इसका क्या इम्पैक्ट रहा है यार, और क्या क्या अचीवमेंट्स इसने हासिल किए उसकी अगर हम बात करें, इम्पैक्ट्स एंड अचीवमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे अराउंड 7.5 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन अभी तक इसके अंदर यहाँ पे सेवा की जा चुकी है इनकी। सो 7.5 करोड़ जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो कि आप समझो यार, माँ बच्चे दोनों की बात की जा रही है ना, ये अभी तक इनको सेवा प्रदान कर चुका गया है। तो एमएमआर जो है मैटरनल तो जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मम्मी का जो मौत हो जाता है यार 42 डेज ऑफ डिलीवरी के समय की बात होती है यहाँ पे, तो वो 130 से लेके 87 तक कम हो गया है इसके वजह से। एंड 1.8 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर से यहाँ पे हमको देखने को मिला है इस योजना के अंदर। है ना, हाई रिस्क डिटेक्शन का यहाँ पे एक तरह से मैसिव हाई रिस्क डिटेक्शन हुआ है, मैसिव हाई रिस्क डिटेक्शन हुआ है। तो ये हमने बात की अबाउट इम्पैक्ट एंड अचीवमेंट की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर अदर स्कीम्स के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है, तो इंटीग्रेशन विद अदर स्कीम्स अगर हम बात करें तो पीएमएसएमए को और भी स्कीम्स जो हैं उनके साथ यहाँ पे इंटीग्रेट करके चलाया गया। तो दूसरे स्कीम कौन कौन से हैं, इंटीग्रेशन विथ अदर स्कीम्स, तो जो जननी सुरक्षा योजना है उसके साथ पीएमएसएमए को जोड़ा गया। जननी सुरक्षा योजना ना, जननी शिशु सुरक्षा, जननी सुरक्षा में माँ का एक तरह से
हेल्थ इंश्योरेंस है ये। जननी शिशु मतलब बच्चे के लिए, शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसको JSS के बोलते हैं। सुमन इनिशिएटिव जो है वो लेबर रूम को अच्छा करने के लिए, मतलब लेबर रूम तो लक्ष्य के लिए है। सुमन इनिशिएटिव की बात करते हैं यार, दिस आर दी इनिशिएटिव जो कि इंटीग्रेट किए गए PMSMA के साथ, जो लक्ष्य जो है प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के साथ इसको लेबर रूम इनिशिएटिव है यार, ठीक है। तो ये सब इंटीग्रेट किया इन सब चीज़ों के साथ। चैलेंजेस क्या क्या फेस है ना, ये सुमन इनिशिएटिव है, इसको प्रधानमंत्री मतलब सुरक्षित मातृत्व अनुशासन भी बोलते हैं। इसमें बच्चे को, माँ को, है ना, सबको फ्री डिलीवरी, मतलब अच्छे से सेवा करना है। कोई हाई रिस्क हो तो उसको इंश्योर डिलीवरी करता है। ये सब जो है ये सुमन के अंदर इंक्लूडेड है यार नाम। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान जो है और सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसके चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड की बात करें तो हर चीज़ का यहाँ पे एक तरह से चैलेंज हमको फेस करना पड़ता है यार हर चीज़ में। तो यहाँ पे भी जो चैलेंजेस हैं, कुछ वे फॉरवर्ड्स हैं, उसकी अगर हम बात करें तो चैलेंजेस के अंदर यहाँ पे हम बात करते हैं चैलेंजेस की, तो रीजनल हेल्थ इनइक्वालिटीज़ हमको देखने को मिलता है यार। रीजनल हेल्थ इनइक्वालिटीज़ हमको देखने को मिलता है। स्पेशलिस्ट हैं उनका कमी है भाई यहाँ पे, लाइक PSCs एंड CSCs में जो ऑप्शन गायनिकोलॉजिस्ट हैं उनकी यहाँ पे कमी है। तो ये चैलेंजेस भी हैं हमारे पास। प्राइमरी हेल्थ केयर एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर्स के अंदर कमी है। तो क्या क्या वे फॉरवर्ड है, क्या करना चाहिए भाई। सो रियल टाइम ट्रैकिंग पे, डिजिटल ट्रैकिंग पे हमको ध्यान देना होगा, ये कर सकते हैं। टू ट्रैक हाई रिस्क प्रेगनेंसीज यार, GPS बेस्ड इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमको उपलब्ध करानी होगी। GPS बेस्ड इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट, है ना, कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने होंगे, जिससे लोगों को अपने जो सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में समझ आया। यार कुछ लोगों को पता ही नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि भाई हम जाएंगे हमारे पास कैसा खर्चा हो जाएगा। तो ये सब हमको अवेयरनेस जनरेट करना पड़ेगा। तो ये हमने बात की और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की, 10 ईयर पूरे हुए इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया नेपाल रिलेशन की। ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज जो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर थे शिशिर कन्हाल, ड्यूरिंग इस इंडिया विजिट, यहाँ पे जिन्होंने जो इंडिया नेपाल जो बाउंड्री डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं, है ना, जो रिलेशन है इंडिया नेपाल का, ये हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। प्रीलिम्स में भी पूछा सकता है, मेंस में तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो लोग सिर्फ रिलेशन के मतलब इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ ऐसा नहीं, इंडिया USA का भी पूछा जाएगा, इंडिया अमेरिका का भी पूछा जाएगा, इंडिया रशिया चाइना, भाई छोटे छोटे देशों पर ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया नेपाल रिलेशन की, तो सबसे पहले तो जो की फैसेट्स ऑफ द रिलेशन है वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक रिलेशन की, तो इंडिया और नेपाल का इकोनॉमिक रिलेशन कैसा है भाई। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में यहाँ पे इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है नेपाल को हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मतलब पावर्स को यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है, तो वहाँ से हमको पैसा मिलता है।
है ना। पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर्स को नेपाल से इंपोर्ट करता है। पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइज़र को इंडिया इंपोर्ट करता है नेपाल से। बायलैटरल रिमिटेंसेस फ्लो, इंडिया के जो लोग नेपाल में काम करते हैं वहाँ से पैसा भेजते हैं। नेपाल के कुछ लोग इंडिया में, भाई दिल्ली में सारे मोमोज वही बेचते हैं 90%, तो वो भी यहाँ से पैसा भेजते हैं। सो बायलैटरल रेमिटेंस फ्लो हमको देखने को मिलता है। ये इकोनॉमिक रिलेशन हो गया। नाउ पीपल टू पीपल यहाँ पे कनेक्ट देखने को मिलता है यार। पीपल टू पीपल रिलेशन की बात करें तो ओपन बॉर्डर अरेंजमेंट है यार, तो इंडिया का कोई भी नेपाल जा सकता है और नेपाल का इंडिया आता है, तो वैसे ओपन बॉर्डर अरेंजमेंट है। 80 लाख नेपालीज इंडिया में रहते हैं यहाँ पे। ओके, हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज रहा है हमारा नेपाल के साथ। हम रिलीजियस टूरिज़्म बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग जो है धर्म रिलेटेड यहाँ पे टूरिज़्म के लिए जाते हैं। बहुत सारे स्थल हैं जो कि नेपाल में हैं। तो इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी रिलेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल रिलेशन के अंदर क्रॉस बॉर्डर रेलवे जो है वो इंडिया नेपाल के बीच में हमको देखने को मिलता है। पेट्रोलियम पाइपलाइंस जो है इंडिया और नेपाल, जैसे नेपाल में जाते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। डिजिटल पेमेंट इंटीग्रेशन, यूपीआई जो है इंडिया और नेपाल दोनों जगह चलता है यार, है ना। डिजिटल पेमेंट इंटीग्रेशन की बात करें या फिर जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म अभी हमने देखा था भाई, एक न्यूज़ था, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे भाषिनी की बात करें तो उससे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें बनाई गई। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्निकल रिलेशंस हैं। सिक्योरिटी एंड डिफेंस के मामले में भी अगर इंडिया नेपाल के रिलेशंस की बात करें, सिक्योरिटी एंड डिफेंस के मामले में तो जो गोरखा रेजिमेंट है वो नेपाली लोगों से भरा हुआ है, तो गोरखा रेजिमेंट रिक्रूटमेंट की बात करें तो वो नेपालीज होते हैं। एंड जो हॉनरी रैंक है चीफ्स के लिए, तो हॉनरी रैंक्स फॉर चीफ्स एंड जॉइंट बॉर्डर मैनेजमेंट करते हैं ये तो मिल के। तो ये हमने इनकी सिक्योरिटी एंड डिफेंस रिलेशन की बात की आपस में ना। जो मेजर चैलेंजेस रहे तो हमने की रिलेशन फैसेट्स की बात की ना। चैलेंजेस क्या क्या रहे हैं भाई इंडिया नेपाल के बीच में, तो मेजर चैलेंजेस की बात करें तो बाउंड्री डिस्प्यूट एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज रहा है, जिसके रिलेटेड जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि यार देखो हम इसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। इसमें हम काला पानी रीजन का जो डिस्प्यूट है, काला पानी, लिपू लेक, है ना, लिम्पिधुरा, सुस्ता एरिया, ये 4 मेजर डिस्प्यूट्स हैं यहाँ पे इंडिया नेपाल के बीच में। काला पानी रीजन, लिपू लेक पास, लिम्पिधुरा सोर्स जो है वो, एंड सुस्ता एरिया, ये मेजर डिस्प्यूट रीजन है यहाँ पे इंडिया एंड नेपाल का। एंड जो ट्रीटी ऑफ 1950 है उसकी अगर हम बात करें, इसमें भी एक चैलेंज है यहाँ पे हमको देखने को मिला। जो 1950 में जो ट्रीटी साइन हुआ था इसमें रिवीजन की डिमांड की गई। जो डिस्प्यूटेड एरिया है यहाँ पे, जो पहले तो जो ट्रीटी ऑफ सिगौली चलता था यहाँ पे रिवीजन की बात की गई, डिमांड रखा गया इसके बारे में, है ना। एंड इससे क्या हुआ, एक तरह से इसको इनइक्वालिटी के तौर पे देखा गया जो ट्रीटी था उसको 1950 का। एंड सोवेनिटी कंसर्न्स यहाँ पे हमको देखने को मिले।
सो चाइना फैक्टर भी यहाँ पे इन्वॉल्व है यार। चाइना मतलब जियो पॉलिटिकली एक तरह से बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया आगे की नेपाल के बीच में, कि चाइना की बात करूँ कि इंडिया की बात करूँ, उसको भी एक तरह से वो बैलेंस करना भी ज़रूरी है। तो वो चाइना फैक्टर को भी समझना है यार अपने को, क्योंकि चाइना जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर एंगेजमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे अपने दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। सो जियो पॉलिटिकल बैलेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंगेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन की बात करते हैं। चाइना फैक्टर के बाद जो सिक्योरिटी कंसर्न्स, अगर हम उसकी बात करें तो देखो भाई, बॉर्डर एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे स्मगलिंग देखने को मिलता है, बिकॉज पोरस बॉर्डर है, इंसर्जेंट मूवमेंट्स देखने को मिलता है ना, नकली माल को यहाँ पे चाइना जो है मतलब नेपाल से इंडिया में यहाँ पे काउंटरफेट करेंसीज को डाल सकते हैं, और जो बहुत बार ऐसा हुआ भी है यार। सो पोरस बॉर्डर को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। यहाँ पे इंसर्जेंट मूवमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, काउंटरफेट करेंसी यहाँ पे इंडिया में डाल दिया जा रहा है। तो ये हमने बात की मेजर चैलेंजेस की। नाउ यहाँ पे जो नेपाल जो है अपने जो करीबियाँ हैं वो चाइना के साथ बढ़ा रहा है। सो नेपाल ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी टू चाइना की बात करें तो हमारे लिए एक दिक्कत का कारण बन सकता है यार। नेपाल्स ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी टू चाइना, जिसमें एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं कि इंडियन पॉलिसी इंट्रूजन कर रहा है चाइना यहाँ पे नेपाल के थ्रू। सो इट इज़ परसीव्ड इंडियन पॉलिसी इंट्रूजन यार, एक तरह से इकोनॉमिक डिपेंडेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, बिकॉज ये चाइना नेपाल जो है इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये इंडिया जो है काम नहीं करेगा तो उसकी वजह से जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, ठीक है, इंडिया नहीं काम करेगा तो चाइना से पैसा ले लेगा, तो जो इंडियन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें डिले देखने को मिल रहे हैं यार चाइना की वजह से। यहाँ पे पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजी जो एफिनिटीज़ हैं वो भी, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल एफिनिटीज़ जो हैं वो भी, जेनजी वाला जो रिवॉल्यूशन है उसके वजह से भी यहाँ पे इंडिया से दूर जाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे नेपाल की, तो भी हमारे लिए एक दिक्कत का सामना हो सकता है। इसके बाद जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो बदल रहा है उसकी बात करें यहाँ पे, सो चेंजिंग पॉलिटिकल डायनामिक्स की बात करें तो अब यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है ऑन डेवलपमेंट यार, गवर्नेंस रिफॉर्म पे ध्यान दिया जा रहा है। इंडिया नेपाल रिलेशंस में बात करें तो अब हम किस पे, डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, गवर्नेंस के रिफॉर्म्स लाएं दोनों जगह, उस पर ध्यान दे रहे हैं ना। इक्वल ट्रीटमेंट का डिमांड, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को एक तरह से बराबरी के तौर पे देखें, डिमांड फॉर इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब ऐसा नहीं छोटा देश है तो छोटे भाई जैसे नहीं, भाई बराबर ट्रीटमेंट करें। तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट मॉडल, दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे, इस मॉडल पे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस, अगर हम यहाँ पे वे फॉरवर्ड की बात करें तो करना क्या है, तो डिप्लोमेटिक जो रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म बनाना, कोई भी दिक्कत हो तो एक तरह से हम बातचीत करके सुलझा सकें, तो डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है। एक एविडेंस बेस्ड बाउंड्री अप्रोच अपनाना है यार,
ठीक है, कि कहाँ पे क्या लिखा है वो नहीं जानते हम। एविडेंस की कौन किस एरिया में किस लोग रह रहे हैं, उसके ऊपर ज़मीन किसको जाएगा, वो हम यहाँ पे अपनाएंगे। इस तरह से अप्रोच अपनाएंगे। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देना है। किस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देना है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने, दूसरों को एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस है यार, ऐसा नहीं कि मैं छोटा देश हूँ तो मेरे को दबा दिया जाएगा, इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस मिले नेपाल को कि भाई भारत हमारा देश, भारत देश हमारी रक्षा सोचता है। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। रेस्पेक्ट फॉर सोवेनिटी, यार उस छोटा देश को यहाँ पे उसकी भी सोवेनिटी है, उसकी भी आज़ादी है, वो भी अपना फैसला ले सकता है, तो उसकी सोवेनिटी को भी रेस्पेक्ट करना है। तो ये वे फॉरवर्ड हमारे पास इंडिया नेपाल रिलेशन में रहा है यार। ठीक है, तो हमने की फैसेट्स ऑफ रिलेशन की बात की, हमने जो चैलेंजेस हैं मेजर वो देखा कि इंडिया का जो प्रॉक्सिमिटी है, मतलब इंडिया का जो नेपाल का जो प्रॉक्सिमिटी चाइना, उसके साथ एक बात की पॉलिटिकल डायनामिक्स एंड वे फॉरवर्ड, क्या करना क्या आगे इंडिया नेपाल रिलेशन में, वो देखा। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं अबाउट फर्टिलाइज़र सब्सिडी की, है ना। फर्टिलाइज़र सब्सिडी यहाँ पे न्यूज़ में रहा था यार। तो क्यों न्यूज़ में फर्टिलाइजर सब्सिडी यार यहाँ पे, बिकॉज जो वेस्ट एशिया वॉर हो रहा है एंड चाइना जो एक्सपोर्ट्स है की क्रॉप न्यूट्रिएंट का, उसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा है, जिसकी वजह से जो ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई है वो रिड्यूस हो रहा है, जिससे प्राइस जो है वो बढ़ेगा। एंड इंडिया के अंदर जो मतलब फर्टिलाइजर सब्सिडी का जो चांसेस है देना पड़ेगा वो भी बढ़ेगा यार। फर्टिलाइजर से ज़्यादा देना पड़ेगा, नियरली 3.5 लाख तक, यहाँ पे 3 लाख करोड़ तक देना पड़ेगा 26-27 फाइनेंशियल ईयर। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। इसके बारे में हम बात करें फर्टिलाइज़र सब्सिडी की, तो सोना का दाम कम हो रहा है, फर्टिलाइज़र का दाम बढ़ेगा यार यहाँ पे। फर्टिलाइज़र सब्सिडी इन इंडिया की बात करें सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि करंट जो कॉन्टेक्स्ट है, जो हाइलाइट्स हैं उसकी, जिसके वजह से यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट जो न्यूज़ में हमको देखने को मिला था, करंट कॉन्टेक्स्ट एंड हाइलाइट्स की बात करें तो सब्सिडी बर्डन है वो बढ़ रहा है, बिकॉज चाइना जो है मेजर न्यूट्रिएंट का एक्सपोर्ट को रोक रहा है यार। एंड जो साउथ वेस्ट एशिया वॉर है उसकी वजह से भी यहाँ पे ये रोक रहा है, मतलब ईरान में जो लड़ाई हो रही है उसको देखते हुए। तो उसके वजह से हमारे पास जब फर्टिलाइज़र का दाम बढ़ेगा, सब्सिडी का जो बर्डन है भारत सरकार पे वो भी बढ़ेगा। वो कितना बढ़ जाएगा भाई, इट इज़ अराउंड 3.4 लाख करोड़, इतना तक हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंट प्राइस गैप जो हमको देखने को मिलेगा यूरिया के अंदर, है ना, जो 3 F's इकोनॉमिक स्ट्रेन हमको देखने को मिलेगा, द 3 F's इकोनॉमिक स्ट्रेन। ये जो 3 F इकोनॉमिक स्ट्रेन है, जिसमें हम फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज, जो कि हमको फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कंसर्न को बताया है कि हाई डिपेंडेंस जो इंपोर्टेड फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, इसके हमको दिक्कत सामना पड़ेगा भाई। तो फ्यूल का दाम तो ऐसे ही बढ़ रहा है ना। इकोनॉमिक एक्सचेंज को कम करते हुए हमने क्या किया, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमने देखे भाई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे आसान बना दिया। गोल्ड को बेच के हम फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जो एक्सचेंज रेट है उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हम क्या देखने को मिल रहा है, 3 F इकोनॉमिक स्ट्रेन हमको देखने को मिल रहा है। अल्टरनेटिव जो सोर्सिंग है हम रसिया से यहाँ पे ले सकते हैं यार। अल्टरनेटिव सोर्सिंग की बात करें तो रसिया से ले सकते हैं। तो ये हमारे पास जो हाइलाइट्स हैं वो उसकी बात करें तो नेक्स्ट हम यहाँ पे जो सब्सिडी सिस्टम है इंडिया के अंदर उसकी बात करें, और जो सब्सिडी सिस्टम हमको इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, इसमें दो तरह के सब्सिडीज देखने को मिलता है। एक होता है यूरिया सब्सिडी सिस्टम और एक होता है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। यूरिया सब्सिडी सिस्टम, एक होता है न्यूट्रिएंट बेस्ड। ये जो यूरिया सब्सिडी सिस्टम होता है ये नाइट्रोजन बेस्ड होता है, ठीक है। एंड ये दूसरा जो है इट इज़
न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एंड ये जो यूरिया है जो कि नाइट्रोजन बेस्ड होता है, एक फिक्स्ड मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे होता है यार, फिक्स्ड एमआरपी होता है, इससे तो आप यूरिया नहीं बेच सकते। सो फिक्स्ड मैक्सिमम रिटेल प्राइस एंड ये गवर्नमेंट रिम्बर्समेंट करता है इसको। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है वो हमको नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र्स पे देखने को मिलता है। लाइक यहाँ पे हम बात करते हैं डीएपी एंड म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी। एंड इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या क्या होते हैं यार? न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये मार्केट लिंक प्राइस होता है, ठीक है। यहाँ पे यूरिया का प्राइस को जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है, बट ये जो न्यूट्रिएंट सब्सिडी है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, उसको कौन डिसाइड करता है? मार्केट लिंक प्राइस देखने को मिलता है। दोनों में इस तरह से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है यार, तो कन्फ्यूज़ नहीं होने का, ये मार्केट बेस्ड होता है और यहाँ पे गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो ये हमने सब्सिडी सिस्टम की बात की। इसके बाद जो सिग्निफिकेंस है ये सब्सिडी का यहाँ पे इंडिया के अंदर, वो क्या सिग्निफिकेंस है भाई? जो स्मॉल फार्मर्स है उनके लिए एक सपोर्ट के तौर पे है भाई। सपोर्ट भाई, बड़े फार्मर्स तो आसानी से खरीद लेंगे, स्मॉल फार्मर्स खरीद नहीं पाते हैं, तो उनके लिए एक सपोर्ट के तौर पे होता है ये फर्टिलाइज़र सब्सिडी, है ना। नेशनल फूड सिक्योरिटी कंसर्न को ये पूरा करता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंट्रोल करता है जो फूड इन्फ्लेशन है उसको। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड को बढ़ाता है। रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करता है ये जो ये सब्सिडी सिस्टम है, बिकॉज गरीब इंसान तो फर्टिलाइज़र इतने महंगे रहेंगे तो नहीं खरीद पाएगा, खेती कैसे करेगा भाई। तो ये सब सिग्निफिकेंस है हमारे पास सब्सिडी सिस्टम का। ना चैलेंजेस क्या है, ठीक है, यहाँ पे ये सिग्निफिकेंस तो है ही, इसके साथ जो चैलेंजेस हैं हमारे पास सब्सिडी सिस्टम की वजह से, वो ये है कि जो फिजिकल प्रेशर गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है भाई, इतने लोगों का यहाँ पे ये सस्ता करेगा तो प्रेशर बनता है गवर्नमेंट के ऊपर। देखो ना भाई, 3.4 लाख करोड़ कोई आम अमाउंट नहीं है यार। तो उसके बाद फिजिकल प्रेशर बनता है। हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस है हमारे पास, लाइक यूरिया एंड पोटाश ज़्यादातर हम इंपोर्ट ही करते हैं। हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमको देखने को मिलता है यूरिया एंड पोटाश का। इलीगल डाइवर्जन एंड ब्लैक मार्केटिंग का एक तरह से रिस्क रहता है यार। सॉइल हेल्थ डिक्लाइन करता है इससे, बिकॉज एनपीके जो है अगर इम्बैलेंस हो गया, किसी ने ज़्यादा ही ध्यान से इस्तेमाल नहीं किया तो उसकी वजह से सॉइल हेल्थ क्या कर जाता है? डिक्लाइन कर जाता है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल सकते हैं, लाइक ग्रीन हाउस गैस एंड पॉल्यूशन यार। ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनकी वजह से, बिकॉज इनकी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस एंड पॉल्यूशन होता है, इनको जब डालेंगे तो भी यहाँ पर रिलीज़ होता है बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस। तो ये चैलेंजेस रहे, तो गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स भी रहे हैं यार इस सब चीज़ को बचाने के लिए, मिसयूज़ को बचाने के लिए, सॉइल हेल्थ को बचाने के लिए। जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, की बात करें तो नीम कोटेड यूरिया यहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जिससे धीरे धीरे यहाँ पे यूरिया रिलीज़ हो। एक बार में यूरिया रिलीज़ होता है तो सॉइल अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वेस्टेज चला जाता है। तो नीम कोटेड यूरिया, जिससे उसका ब्लैक मार्केटिंग ना हो, बिकॉज कहीं और डाइवर्ट ना कर सके यूरिया को किसी और चीज़ के लिए, बिकॉज नीम कोट कर दिया तो सिर्फ वो हेल्थ मतलब ज़मीन में ही डाल पाओगे उसको। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो कॉन्सेप्ट है, पूरा बेनिफिट जो है वो किसानों को जाएगा, बीच वाला जो मिडिल मैन है उनके पास ना जाए, देखते हुए डीबीटी का यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लाया गया, है ना। जो क्लोज
प्लांट हैं उसको रिवाइव किया गया। सो रिवाइवल ऑफ क्लोज प्लांट की बात करते हैं यहाँ पे। रिवाइवल ऑफ क्लोज्ड प्लांट्स की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म इंपोर्ट एग्रीमेंट, लॉन्ग टर्म इंपोर्ट एग्रीमेंट्स, ये सब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव रहे हैं यहाँ पे। तो वे फॉरवर्ड क्या यार, हमारे पास आगे बढ़ते हुए जो दिक्कतें हैं उनको देखते हुए हमारे पास क्या करना क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। तो नैनो यूरिया को ध्यान देने हुए इसको प्रमोट करना होगा। नैनो यूरिया इसको प्रमोट करना होगा। एक बैलेंस यूज़ करना होगा, मतलब सॉइल हेल्थ कार्ड के फॉर्म में जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे नहीं भाई, बिना ज़रूरत के यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। सो बैलेंस्ड यूज़, सॉइल हेल्थ कार्ड को ध्यान रखते हुए यहाँ पे बैलेंस यूज़ करना होगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे ध्यान देना होगा। लाइक प्रधानमंत्री प्रेनम की बात करते हैं ना, प्रेनम मतलब क्या, प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नॉरिशमेंट एंड एमलरेशन ऑफ मदर अर्थ, इस पे ध्यान देना है, जो कि एक तरह से रिड्यूस करता है यार सिंथेटिक फर्टिलाइज़र यूज़ को, इसको रिड्यूस करने के यहाँ पे लाया गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है पीएम प्रेनम की। एंड अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल्स पे यहाँ पे हमको ध्यान देना है, लाइक ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर यार, बिकॉज जो अमोनिया बनाने के लिए जो हाइड्रोजन चाहिए वहाँ के लिए आप यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पे बनाया जाए, जो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से बनी हो उससे यहाँ पे को बनाना चाहिए, जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा। एंड जो इम्पोर्ट सोर्सेज हैं जिसकी वजह से यहाँ पे हमको दिक्कत हो रहा है उसको यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा यार। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ दी इम्पोर्ट सोर्सेज करके हमारे पास जो बर्डन है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये हमने बात की अबाउट दी फर्टिलाइजर सब्सिडी इन इंडिया की, जो कि न्यूज़ में था यार, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस मेंस में, GS 3 के अंदर। तो भाई अभी क्या होने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। तो फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पे न्यूज़ में था, तो उसके बारे में क्योंकि यूपीएससी अब बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पे फोकस कर रही, डिटेल में घुस जाती है यार। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में एकदम घुस गई पूरा डिटेल में। तो हम यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप को एकदम डिटेल में समझ लेते हैं, जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट उसके बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले तो फीफा ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फुल नेम क्या है, इस फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यार। फीफा फीफा करते हैं, इट इज़ व्हाट इट इज़, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन in 19, it is founded in 1904 यार। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ज़ुरिच स्विट्ज़रलैंड में। हर चीज़ का हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में था, बिकॉज स्विट्ज़रलैंड जो है स्वर्ग तब के यार, सब चीज़ यहीं पे होता है इसलिए। एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो फीफा है इसके एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एक फीफा कांग्रेस होता है जो कि सुप्रीम बॉडी है। एक फीफा काउंसिल होता है जो कि स्ट्रेटेजिक बॉडी है।
एक जनरल सेक्रेटरीट होता है जो कि ऑपरेशनल वर्क को देखता है। एंड एक कमेटी होती है जिसके अंदर एक एथिक्स, डिसिप्लिन एंड अपील कमिटीज़ होती हैं इस प्रकार से, जो कि सब चीज़ों को देखती है। कमिटीज़ की बात करें तो डिसिप्लिनरी, अपील, एथिक्स कमेटी होती है। इसके बाद हम फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करें। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करें तो 23rd एडिशन है भाई वर्ल्ड कप का। एंड ये जो है 11 जून से स्टार्ट होगा, 19 जुलाई 2026 तक ये चलेगा। ड्यूरेशन की बात करें तो 11 जून से लेके 19 जुलाई 2026 तक ये चलेगा। होस्ट कौन कर रहा है, ये होस्टिंग डिटेल्स से क्वेश्चन आते हैं यार, ठीक है। सो होस्टिंग डिटेल्स की बात करें, सो होस्ट करेगा कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको मिलके। कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ यहाँ पे ये होस्ट कर रहे हैं। 16 होस्ट सिटीज़ हैं। ऑपरेटिंग मैच जो होगा, जो ओपनिंग मैच होगा वो मैक्सिको सिटी में खेला जाएगा, द कैपिटल ऑफ मैक्सिको। सो ओपनिंग जो मैच होगा वो मैक्सिको सिटी में खेला जाएगा। फाइनल मैच जो है वो न्यूयॉर्क या फिर न्यू जर्सी में खेला जाएगा यार। न्यूयॉर्क या फिर न्यू जर्सी में खेला जाएगा। उसके बाद फीफा वर्ल्ड के अंदर जो एक्सपांडेड फॉर्मेट है, इसके अंदर फीफा वर्ल्ड कप के अंदर हम एक्सपांडेड फॉर्मेट्स की बात करें सो 48 पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं हमारे पास। 48 12 ग्रुप्स हैं यहाँ पे। 12 ग्रुप्स ऑफ 4, चार चार के 12 ग्रुप्स बनाए गए हैं। 104 मैच टोटल यहाँ पे खेले जाएंगे। ओके। एंड 32 नॉकआउट टीम्स होंगे यार। 32 नॉकआउट टीम्स होंगे। सो इस बार के फीफा वर्ल्ड कप में कुछ नए नए एआई टेक्नोलॉजीज़ के यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा ना। उस टेक्नोलॉजीज़ की हम बात करें जो जो इस्तेमाल किया जाएगा, बिकॉज ये भी न्यूज़ में रहता है। तो एडिडास का ट्रायोंडा मैच बॉल इस्तेमाल किया जाएगा यार। एडिडास ट्रायोंडा मैच बॉल इस्तेमाल किया जाएगा। 500 हर्ट्स मॉनिटर सेंसर यहाँ पे, मतलब मोशन सेंसर यहाँ पे इस्तेमाल किए जाएंगे। एंड रियल टाइम स्पेशियल ट्रैकिंग डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा। रियल टाइम स्पेशियल ट्रैकिंग डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे। VAR एंड ऑफ साइड डिसीजंस असिस्ट करेंगे एआई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं। सब डिसीजन में एआई असिस्ट करेगा ना। मस्कट्स एंड म्यूज़िक्स की बात करते हैं यार, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। मस्कट्स एंड म्यूज़िक की बात करें, जो ऑफिशियल मस्कट है, ऑफिशियल मस्कट्स की बात करें तो ये कनाडा, मैपल द मॉस कनाडा रखेगा। मैपल
ऑफिशियल मैस्कट में मैपल द मोस कनाडा का, एंड जायू दी जगोर मैक्सिको का, जायू दी जगुआर ये मैक्सिको का, एंड क्लच दी बाल्ड ईगल ये हमारे पास यूएसए का रहेगा। क्लच दी बाल्ड ईगल यूएसए का। सो ये जो जगुआर है ये मैक्सिको का है, ये बाल्ड ईगल जो है ये यूएसए का है, ये मूस जो है वो कनाडा का है। तो ये ऑफिशियल मैस्कट्स यहाँ पे इस्तेमाल किए गए। ना म्यूज़िक की बात करें, जो सॉन्ग्स यहाँ पे इस्तेमाल किए जाएंगे सॉन्ग्स, सो दाई दाई, दाई दाई जो कि शकीरा एंड बर्ना बॉय ने यहाँ पे गाया है। गोल्स ये लिसा ने गाया, एनीटा एंड रिमा। इनक्रेडिबल ये शकीरा एंड मामा मिया ने यहाँ पे गाया है। गेम टाइम ये गाना इस्तेमाल किया जाएगा जो कि फ्यूचर एंड टायलर ने गाया। तो ये मस्कट्स एंड म्यूजिक्स की बात की, सब चीज़ों पर क्वेश्चंस आते हैं ना। थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेंट की कॉन्टेक्स्ट की यहाँ पे हम बात करें, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप का, सो इनाग्रल टूर्नामेंट 1930 में खेला गया। स्टार्ट हुआ था 1904 में, बट जो इनाग्रल टूर्नामेंट है ना, फीफा तो 1900 एंड फीफा ऑर्गेनाइजेशन 1904 में फाउंडेड हुआ था, बट जो इनाग्रल टूर्नामेंट है वो कब खेला गया था 1930 में। फ्रीक्वेंसी जो है हर 4 साल में ये फीफा वर्ल्ड कप होता है यार। 2022 में कौन जीता था? अर्जेंटीना। एवरी 4 ईयर्स ये होता है। एंड टॉप विनिंग नेशंस की बात करें, जो सबसे बार यहाँ पे जीते हैं, टॉप विनिंग नेशंस की बात करें तो ब्राज़ील यहाँ पे 5 बार जीता है, जर्मनी 4 बार, इटली 4 बार, अर्जेंटीना 3 बार। ब्राज़ील 5 टाइटल्स जीत चुका है। जर्मनी 4 टाइटल्स, इटली 4 टाइटल्स, अर्जेंटीना 3 टाइटल्स। नेक्स्ट यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जो टॉप विनिंग नेशंस वो हमने देखा, इंडिया ने क्वालिफाइड किया था भाई 1950 में, बट कोई पार्टिसिपेशन नहीं मिला है यहाँ पे। इंडिया qualified in 1950 but no participation. Now host selection and qualification की बात करें, so होस्ट सिलेक्शन एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है
वो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो क्या है कि स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए भाई। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी होना चाहिए। सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया होस्ट कौन रहेगा। नाउ कॉन्टिनेंटल कॉन्फेडरेशंस की बात करें तो यूईएफए यूरोप का है, कॉन्मेबोल जो है साउथ अमेरिका का है। ये सब हमारे पास यहाँ पे कॉन्टिनेंटल कॉन्फेडरेशंस हैं। फीफा तो दुनिया का है। कुछ कॉन्टिनेंटल कॉन्फेडरेशंस भी हैं, यूईएफए यूरोप, कॉन्मेबोल साउथ अमेरिका, कॉनकाकैफ नॉर्थ अमेरिका, सीएएफ अफ्रीका का कॉन्फेडरेशन है, एएफसी जो है एशिया का कॉन्फेडरेशन है, एंड ओएफसी जो है वो ओशिनिया का, यहाँ पे दैट इज़ न्यूजीलैंड वाला जो रीजन है, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ का ये कॉन्फेडरेशन है। तो ये हमने बात की अबाउट फीफा वर्ल्ड कप की, जो कि यहाँ पे हमें सब न्यूज़ में रहेगा थोड़ी देर। प्रिलिम्स में तो क्वेश्चन अगले साल आ ही सकता है। नेक्स्ट हम कुछ प्रिलिम्स से इंपॉर्टेंट जो छोटे टॉपिक्स हैं उसकी बात करते हैं। प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है इनके बारे में यार। सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो सैगिटेरियस ए कॉस्मिक विंड्स हमको देखने को मिले हैं उसकी। सैगिटेरियस ए कॉस्मिक विंड की बात करते हैं। जो सैगिटेरियस ए है इसकी डिस्कवरी की बात करें पहले तो एक स्टेडी कॉस्मिक ब्रीज यहाँ पे डिस्कवर किया गया। नहीं, हवा का झोंका जो कि कॉस्मिक रीजन से आ रहा है, कॉस्मोस मतलब दुनिया से, यहाँ पे जो सैगिटेरियस ए से आ रहा है, एंड इट इज़ एक्टिव फॉर अराउंड 20,000 ईयर्स यार। एंड कौन शेप एक्टिविटी मतलब कौन शेप कैविटी से हमको यहाँ पे देखने को मिला। एन ऑब्जर्वेशन टूल जहाँ से हमने ये डिस्कवर किया सैगिटेरियस ए का जो कॉस्मिक वेव है, किस चीज़ से हमने देखा, जो आल्मा रेडियो वेव डाटा है वहाँ से। एंड जो चंद्रा एक्सरे डाटा है वहाँ से, है ना। सैगिटेरियस ए से कॉस्मिक विंड्स आ रहे हैं वो ऑब्जर्व किया। तो जो ब्लैक होल फिजिक्स है वो क्या बोलता है कि एक मैसिव ग्रेविटेशनल पुल होगा, है ना। इवेंट होराइजन, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपाल्शन हो रहा है उसके बारे में बात करता है। ये जो ब्लैक होल फिजिक्स है कि कैसे आ रहा है ये कॉस्मिक विंड्स, तो ब्लैक होल फिजिक्स की वजह से हो रहा होगा, ये बोलता है। ये मैसिव जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से इवेंट होराइजन से आ रहा है। ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपल्शन हमको देखने को मिल रहा है। एंड कॉस्मिक थर्मोस्टैट्स यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं। ब्लैक होल फिजिक्स का ये जो कारण है वो ब्लैक होल फिजिक्स से वैसे हो रहा होगा, ये बोला गया।
नेक्स्ट ये सैगिटेरियस है कॉस्मिक विंड हमने देखा। ये मैंने पूछा था कि कहाँ से इसको ऑब्जर्व किया गया, तो आलमा रेडियो वेव डाटा से, चंद्रा एक्सरे डाटा से। मेनली ब्लैक होल फिजिक्स की बात की जा सकती है यहाँ पे, है ना, कोन शेप कैविटी से। नेक्स्ट यहाँ पे जो साउंड वेव्स हैं फॉर कंप्यूटिंग, ये हमको देखने को मिले यार। साउंड वेव्स और कंप्यूटिंग ये न्यूज़ में थे, तो इसकी हम बात करें अगर, साउंड वेव्स फॉर कंप्यूटिंग, साउंड वेव्स फॉर कंप्यूटिंग की बात क्योंकि फाइंडिंग्स हमको देखने को मिले, मतलब एक मैग्नॉन बेस्ड स्पिन करंट। यहाँ पे जो सैगिटेरियस ए की बात की है भाई, तो ये याद रखना, ये सैगिटेरियस ए क्या है, एक ब्लैक होल है भाई। ये हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में है ना, ये ब्लैक होल है, इसको बोलते हैं सैगिटेरियस ए, है ना, XGR-A बोलते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल जो कि एग्जैक्ट आवर मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में है, ठीक है। ये साउंड वेव फॉर कंप्यूटिंग की बात करें तो यहाँ पे जो एनर्जी एफिशिएंट नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग के लिए जो रिसर्चर्स हैं, लाइक यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे डेवलप किया मेथड, जिससे वो साउंड वेव्स को इस्तेमाल कर सकें टू जनरेट कंट्रोल स्पिन करंट, जिससे हमारे पास लो पावर नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बना सकते हैं। तो ये साउंड वेव्स फॉर कंप्यूटिंग न्यूज़ में था। कि फाइंडिंग्स की बात करें, कि फाइंडिंग्स के अंदर मैग्नॉन बेस्ड स्पिन करंट, साउंड वेव से ये करंट जनरेट कर सकते हैं, जो कि एक तरह से सरफेस अकॉस्टिक वेव होते हैं। ऐसे WGS सूडो गॉच फील्ड बनाएंगे, तो हम लो इंटेंसिटी यहाँ पे लो पावर कंज्यूमिंग कंप्यूटर्स बना सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है साउंड वेव्स फॉर कंप्यूटर्स की बात करें तो, लो पावर कंप्यूटिंग कर सकते हैं, ये बना सकते हैं। आने वाले जनरेशन में लो पावर कंप्यूटिंग, क्वांटम प्रोसेसिंग आसान हो जाएगा यार। एनर्जी एफिशिएंट यहाँ पे स्पिनट्रॉनिक्स हमको देखने को मिलेगा। एंड जो कोर कॉन्सेप्ट है इसकी हम बात करें, कोर कॉन्सेप्ट की, तो देखो भाई यहाँ पे जो मैग्नॉन है, मैग्नॉन इंफॉर्मेशन कैरियर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, एंड पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है साउंड वेव फॉर कंप्यूटिंग की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट सोलर कम्युनिटी हब स्किल वैन की। तो इंडिया ने यहाँ पे 5 न्यू सोलर पावर्ड कम्युनिटी स्किल वैन्स यहाँ पे अक्रॉस इंडिया लॉन्च किया। तो सोलर कम्युनिटी हब स्किल वैन्स की बात करते हैं। सोलर कम्युनिटी हब स्किल सोलर कम्युनिटी हब स्किल वैन की बात करें, सबसे पहले जो प्रोग्राम डिटेल है, ये डेल एंड NSDC के पार्टनरशिप से ये लॉन्च किया गया। डेल एंड NSDC के पार्टनरशिप से लॉन्च किया गया। एंड सोलर पावर्ड मोबाइल लर्निंग की बात करता है ये,
तरह से डिजिटल इंक्लूजन पे फोकस किया जा रहा है। देखो सोलर कम्युनिटी हब स्किल वैन, ये सोलर कम्युनिटी हब स्किल वैन क्या है, एक सोलर पावर्ड मोबाइल लर्निंग है ना, एंड स्किलिंग सेंटर है, जो कि यहाँ पे डेल टेक्नोलॉजीज एंड जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ना, यहाँ पे मिल के इम्प्लीमेंट मतलब ये बनाया यहाँ पे। एंड इम्प्लीमेंट कौन करेगा, लर्निंग लिंक फाउंडेशन है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ओके, स्किल वैन जो है, ये वैन जो है इसके ऊपर सोलर पावर रहेगा, इसमें लैपटॉप्स होंगे, इंटरेक्टिव स्क्रीन्स होंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी होगा, एंड एआई एनेबल्ड लर्निंग टूल होगा भाई। एक तरह से वैन होगा उसी के अंदर, ऊपर में सोलर पावर, नीचे में अंदर कंप्यूटर होंगे, बहुत सारे और भी इक्विपमेंट्स होंगे, स्क्रीन्स होंगे, एआई एनेबल्ड टूल्स होंगे। सो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे, इम्पैक्ट एंड रीच की बात करें सो यहाँ पे 18 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया के अंदर ये लॉन्च किया गया। यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो नए 5 नए डाले, इसी तो न्यूज़ में था, तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 63 वेंस इन 12 कंट्रीज एंड 2.67 मिलियन बेनिफिशियरीज रह गए इस बने भाई इसके। एंड जो वैन के फीचर्स की बात करें तो एआई एनेबल्ड लर्निंग टूल्स होगा इसके अंदर, एंड इंडस्ट्री अलाइन मॉड्यूल्स होंगे, लैपटॉप स्क्रीन्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी होगा, वोकेशनल कनेक्शंस की बात करते हैं भाई। ठीक है, तो हमने बात की सोलर कम्युनिटी हब स्किल वैन्स, जिसमें ये न्यूज़ में इसी था बिकॉज 5 न्यू सोलर पावर्ड कम्युनिटी वैन अक्रॉस इंडिया यहाँ पे इंडिया ने लॉन्च किए यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट जन आयुष्मान भारत, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसकी, तो वेस्ट बंगाल जो है वो 36 स्टेट बना है टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत। ठीक है, तो अब एक एंटायर कंट्री में यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएगा भाई ये जो स्कीम है आयुष्मान भारत का। वो पहले बीजेपी नहीं थी तो इसीलिए नहीं चल पा रहा था वहाँ पे, अब आ गई तो बीजेपी ने यहाँ पे आयुष्मान भारत वहाँ पे चालू कर दिया। तो आयुष्मान भारत के बारे में बात करें, दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। स्कीम ओवरव्यू की बात करें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस है भाई ये जो आयुष्मान भारत है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस है, और ये देश भर में अब ऑपरेशनल हो गया यार, ऑपरेशनल नेशन वाइड एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज गोल के साथ इसको लॉन्च किया गया था, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज गोल के साथ लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत के बेनिफिट्स की बात करें तो ये 5 लाख एनुअल कवरेज हेल्थ एक तरह से कवरेज ये प्रोवाइड करता है ना फैमिली को, फॉर दी बीपीएल फैमिली एंड एपीएल के लिए 50,000 पर फैमिली, एंड कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की बात करता है ये, पैसा लगेगा आपको जाने के लिए वहाँ पे, एक नेशन वाइड आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी रखता है ये, कि कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे आयुष्मान भारत में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए,
जो आयुष्मान भारत है इसके अंदर पर फैमिली पर ईयर का यहाँ पे ये जो 5 लाख एनुअल कवरेज पर फैमिली यहाँ पे दिया जाता है। ओके, है ना, बीपीएल के लिए मेन लिए। तो की कंपोनेंट्स के अंदर आरोग्य मंदिर यहाँ पे बनाए जाएंगे। आयुष्मान जो आरोग्य मंदिर है वो आते हैं। आयुष्मान वाय वंदना ये आते 70+ यहाँ पे हमको देखने को मिले। एंड जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का डाटा बेस जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बीपीएल है कि एपीएल है वो ये क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं H1B वीज़ा प्रोग्राम की। ये जो H1B वीज़ा प्रोग्राम है ये न्यूज़ में था बिकॉज जो यूएस फेडरल कोर्ट ने कैंसिल किया जो एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज़ है जो कि कंपनीज को फोर्स करता है टू पे अ ह्यूज एनुअल फ़ी टू जो न्यू H1B वीज़ास हैं उसके वजह से जो एनुअल फीस $1 लाख का यहाँ पे देना पड़ता था। तो यूएस फेडरल ने ये एग्जीक्यूटिव पॉलिसी से कंपनीज को बोला कि आपको जो न्यू H1B वीज़ा है उनको उन लोगों को जिनके पास ये है उनको ये देना पड़ेगा एनुअल फ़ी। तो इसकी वजह से न्यूज़ में था। तो H1B वीज़ा क्या होता है इसकी आप बात करते हैं यार। H1B वीज़ा है क्या? H1B वीज़ा प्रोग्राम की बात करें सो लीगल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो 1 लाख एनुअल फ़ी देना पड़ता था उसको यहाँ पे कैंसिल किया यूएस फेडरल कोर्ट ने। जो एग्जीक्यूटिव पॉलिसी जिसकी वजह से कंपनीज को फोर्स किया जाता था कि टू पे 1 लाख एनुअल फ़ी फॉर न्यू H1B वीज़ास, तो उसको यूएस फेडरल कोर्ट ने यहाँ पे कैंसिल किया। सो लीगल डेवलपमेंट की बात करें कैंसल $1 लाख फ़ी फॉर 1 H1B वीज़ा। एंड ये जो है कांग्रेशनल टैक्सिंग पावर जो टैक्स लगा रहे थे कांग्रेस जो है उसको ये कर्व किया इन्होंने। एंड जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है उसकी बात करें सो 65,000 रेगुलर स्लॉट कैप बनाया गया। हर साल इतना ही यहाँ पे H1B जो न्यू वीज़ा है वो मिलेगा लोगों को। एंड स्टेम एंड डिग्री रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लाए गए, मतलब है यहाँ पे पहले से है। तो इसके साथ साथ पब्लिक इंस्टीट्यूशन को ये एग्जाम्प्ट करता है। एग्जाम्प्ट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। ना जो इंडिया का आईटी सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जो 70% शेयर है वो अप्रूव्ड वीज़ास के अंदर आ जाएंगे भाई यहाँ पे। बिकॉज इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज जो H1B वीज़ा है इसको मल्टीनेशनल कंपनीज यूज़ करते हैं, ट्रांसफ़र मैनेजर्स एग्जीक्यूटिव एंड स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयज़। तो जो इम्पैक्ट है ये रहेगा कि जो टैलेंट पाइपलाइन है उसको सिक्योर करेगा। मतलब जो इंडियन नेशनल्स हैं जो कंसिस्टेंटली मोर देन 70% ऑफ ऑल अप्रूव्ड H1B वीज़ा हर साल यहाँ पे ये लेते थे, ये जो फ़ी यहाँ पे इन्होंने कैंसिल किया तो सडन ड्रॉप इन यंग जो टैलेंट्स जो कि मूविंग टू सिलिकॉन वैली उसको ये जो फ़ी अब देना नहीं पड़ेगा यार H1B वीज़ा के लिए। मतलब जो लोग है ना जो टैलेंट्स यंग टैलेंट्स यहाँ पे सिलिकॉन वैली जाते थे उनको रोकने से है ना मतलब
रुकने के लिए लाया गया था वो उनको उतना ड्रॉप नहीं होगा, मतलब अब टैलेंट यहाँ से जा सकता है। सर्विस एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यहाँ पे मेजर ड्राइवर है जो हमारे पास, तो इंडिया आईटी सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट जो है अच्छा, हमारे लिए अच्छा चीज़ है ये कि कैंसिल कर दिया, जो 1 लाख रुपये डॉलर का जो फ़ी था उसको कैंसिल किया गया। सो इंडिया के जो आईटी सेक्टर है 70% शेयर जो है वो ये जो आईटी सेक्टर लेता है यहाँ पे अप्रूव्ड वीज़ाज़ का। सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट्स, सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट्स पे फ़ायदा होगा हमारा। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हमारा बढ़ेगा बिकॉज अब इंडिया के लोग ज़्यादा जा पाएंगे। एंड इसके साथ H1B वीज़ा के साथ जो रिलेटेड वीज़ा है दैट इज़ L1 जो कि इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र के लिए होता है। L1 इज़ फॉर इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र। O1 है इट इज़ फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट। EB2 एंड EB3 की बात करें तो ये ग्रीन कार्ड है। एंड J1 इज़ फॉर एक्सचेंज विजिटर्स। तो ये अमेरिका जो यहाँ पे वीज़ा देती है वो सब हमने देखा, तो सारी चीज़ें न्यूज़ में रही थी और हमने बात की, है ना। H1B वीज़ा प्रोग्राम की, आयुष्मान भारत की बात की, सोलर कम्युनिटी हब, स्किल वैन्स की, साउंड वेव फॉर कंप्यूटिंग की बात की, सेगिटेरियस ये जो कि ब्लैक होल हैं मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में, वो सब रिलेटेड टॉपिक्स की बात की। उससे पहले जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये न्यूज़ में था। फर्टिलाइज़र सब्सिडी की बात की हमने, है ना। इंडिया नेपाल रिलेशंस के अंदर कोई चीज़ें हुई थी वो सब देखा। एंड PMSMA का यहाँ पर 10 साल पूरा हुआ था वो उसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो कि SB 64 2026 के फॉर्म में हुआ था, ये हमने डेली करंट अफेयर माइंड मैप 10 जून के कवर किए।